पावर फैक्टर को जानने से पहले कुछ चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जो पावर जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसफार्मर से मिलती है, या कहे कि जिसे आप जनरेट करते हो, वो है एपरेंट पावर, जिसे VMA लिखते हैं। और इसी से अलग अलग रूप है KVA, MVA। जिस पावर को हम काम में लाते हैं यानी कि कंज्यूम करते हैं, वो है एक्टिव पावर, या जिसे हम रियल पावर भी कहते हैं, जिसे वॉट में लिखा जाता है। इसी के किलोवाट और मेगावाट ये रूप भी है। जो पावर किसी भी साधन में स्टोर हो जाती है, जिसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जिसे आप वेस्ट पावर समझते हो, वो है रिएक्टिव पावर, जिसे हम VAR में लिखते हैं, जिसके रूप KVAR और MVAR है। आसान शब्दों में पावर फैक्टर और कुछ नहीं, बल्कि जो पावर आप यूज़ कर रहे हो और जिस पावर में से आपने ये पावर ली है, उनका रेशो है। यानी कि आपने 100% पावर ली, उसमें से 80% या 85% यूज़ कर ली। जो पावर आपने यूज़ की है, उसे ही आपने डिवाइड कर दिया ली गई पावर से। तो जो निकल कर आएगा वो रहेगा 0.8 या 0.85। तो एक्चुअल में ये क्या होगा? तो दोस्तों, यही आपका पावर फैक्टर होगा। चलिए आइए और आसान शब्दों में इसे टेक्निकली जानते हैं। इसे टेक्निकली समझे तो जो पावर हमारे पास आ रही है या जिसे हम ले रहे हैं, वो है एपरेंट पावर। जो पावर हम यूज़ कर रहे हैं, वो है एक्टिव पावर। तो जब हम एक्टिव और एपरेंट पावर का रेशो निकालेंगे तो हमें पावर फैक्टर मिल जाएगा। रेशो यानी क्या? तो रेशो मतलब वो चीज़ जो किसी चीज़ का परसेंटेज है, जो हमें बताए कि ये उससे कितना कम है या उससे कितना ज़्यादा है। आसान शब्दों में अगर हम इसे इस तरीके से लिखें, 2 और 10, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 10, तो जो 2 है वो 10 से 5 गुना छोटा है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो 10 है वो 2 से 5 गुना बड़ा है। तो जो 5 निकल कर आएगा, तो दोस्तों वो हमारा 2 डिवाइडेड बाय 10 का रेशो होगा, जिसे हम 2:10, 2/10 या 2 डिवाइडेड बाय 10 इस तरीके से लिखते हैं, जो आप सिटी में भी कई बार यूज़ करते होंगे रेशो निकालने के लिए। कई महारथी आपको इसे बियर के ग्लास के जरिए सिखाते हैं, क्योंकि आप इसे अपने से रिलेट कर पाते हो। तो हमारे महारथियों के मुताबिक अगर हम बियर ग्लास को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि पूरा ग्लास तो भरा हुआ है, स्टार्ट टू एंड। वो हमारा एपरेंट पावर है, जिसे आप टोटल पावर कहते सकते हैं। और जहाँ तक बियर भरी हुई है, उसे पीने वाले हो, यानी कंज्यूम करने वाले हो, इसलिए इसे एक्टिव पावर कही। और ऊपर का जो फॉर्म है यानी कि फेस निकला हुआ है, वो कुछ ही पल में गायब हो जाएगा, इसलिए इसे रिएक्टिव पावर कहा गया है। पर एक बात आपको पता ही होगा, बियर में फेस के बिना मजा तो नहीं आता। तो जो लोग रिएक्टिव पावर को वेस्ट पावर कहते हैं, यह कहना गलत होगा। आखिर क्यों? क्योंकि रिएक्टिव पावर वो पावर है जो आपको कोई भी चीज करवाने की क्षमता देता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जहाँ बिजली तैयार होती है, वहाँ बड़े बड़े जनरेटर्स लगाए जाते हैं, और इन्हीं जनरेटर्स की मदद से बिजली तैयार होती है। और समझने वाली बात यह है कि जनरेटर्स में बिजली जनरेट करने के लिए रिएक्टिव पावर की ज़रूरत होती है। आखिर कैसे और क्यों? तो हमें पता है कि मोटर में फील्ड वाइंडिंग्स होती है, और इसे फील्ड में फ्लक्स यानी कि ईएमएफ जनरेट करने के लिए पावर की आवश्यकता होती है। और ईएमएफ जनरेट करने के लिए ही हम इसे रिएक्टिव पावर देते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि रिएक्टिव पावर किसी काम की ही नहीं है। भाई साहब, यह बहुत काम की चीज़ है। यानी कि जहाँ भी इंडक्टिव यानी कि ऐसी चीज़ जिसमें फ्लक्स ईएमएफ जनरेट होता है, वो रिएक्टिव पावर की मदद से होता है। और पावर फैक्टर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने ये डायग्राम तो देखी ही होगी, जिसमें आपको एक ट्रायंगल में एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दिखाई गई है, जिसे देखने पर आपको पता चलेगा कि रिएक्टिव पावर के कम या ज़्यादा होने से इस ट्रायंगल का एंगल भी चेंज हो जाएगा, जिसे हम cos फाई से डिनोट करते हैं। यही cos फाई दरअसल पावर फैक्टर कहलाता है। और पावर फैक्टर कितना होगा, ये रिएक्टिव पावर से ही डिसाइड होता है। अब जैसे कि आपको पता है, रिएक्टिव पावर इंडक्टिव लोड में, यानी ऐसी चीज़ जिसमें ईएमएफ क्रिएट होता है, उसमें यूज़ होता है, जो पावर फैक्टर का रेशो डिसाइड करता है। और दोस्तों, इसके अलावा भी दो लोड और है जो बताते हैं कि पावर फैक्टर कैसा हो। वो है कैपेसिटिव लोड और रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड यानी वो लोड
जिसमें पावर देने पर वो गर्म हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर, बल्ब एक्सेट्रा। अब जब हम ऐसी चीज़ों में पावर देते हैं तो इनमें यूज़ किए गए हाई रेजिस्टेंस मटेरियल के कारण गर्म होने लगता है, जिसमें वोल्टेज और करंट समान मात्रा में जाते रहते हैं, जिसे आप फेजर डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हो, जो हमें यूनिटी पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है। और यूनिटी पावर फैक्टर सबसे अच्छा पावर फैक्टर माना गया है, इसे हम एक से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब आपके घर के जो भी साधन हो उसको आप एक बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो आपको ये डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उसको रिएक्टिव पावर दोगे, एक्टिव पावर दोगे दोस्तों, या फिर आप उसको कैपेसिटिव पावर दोगे। जब उसको जिसकी ज़रूरत होगी वो उससे खींच लेगा। इस तरीके से आपके जो भी घर के उपकरण हैं उसे बनाया जाता है। कैपेसिटिव लोड की बात करें तो आपको इसमें वोल्टेज आगे जाता दिखेगा और करंट पीछे रहता दिखेगा, जिसकी वजह से हमें पावर फैक्टर बढ़ाने में मदद मिलती है, जो लीडिंग पावर फैक्टर का कारण भी बनता है। घर के संसाधन से ही बात अगर करें तो फैन, कूलर, जिसमें भी फील्ड यूज होती है, यानी कि जो इंडक्टिव लोड है उसमें रिएक्टिव पावर देनी होती है। या तो वो रिएक्टिव पावर सीधा जनरेटिंग स्टेशन से खींचेगा, जो पावर फैक्टर को कम करता है। तो हम इसे इम्प्रूव करने के लिए जनरेटिंग स्टेशन से रिएक्टिव पावर न लेते हुए हम इसमें कैपेसिटर लगा देते हैं, जो रिएक्टिव पावर को स्टोर करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पर रिएक्टिव पावर इंडक्टिव कॉइल को प्रोवाइड करता है। शॉर्ट में अगर बताऊँ तो पावर फैक्टर इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव लोड पर डिपेंड करता है, जो वोल्टेज और करंट के फेजर एंगल से और एक्टिव और एपरेंट पावर के रेशो से ज्ञात करते हैं, जिसमें यूनिटी पावर फैक्टर यानी कि एक सबसे अच्छा माना जाता है। लैगिंग पावर फैक्टर इंडक्टिव लोड के कारण और लीडिंग पावर फैक्टर कैपेसिटिव लोड के कारण देखने को मिलता है। ऐसी ही आसान जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँ, उसके लिए आपको करना ये होगा कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, पास ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, जिसे हम आसान शब्दों में आपके लिए ला सके।